नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट पर्यावरण की, बात करेंगे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे जो सीटेट में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही साथ अदर टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं। यहाँ पे हम भोजन और स्वास्थ्य के चैप्टर नंबर 2 से संपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका ये चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपको पता है इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न तो अवश्य पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी 2 प्रश्न आते हैं, कभी 3 प्रश्न आ जाते हैं, तो 2 और 3 या 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो पहला पार्ट है ऑलरेडी फैमिली और परिवार का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे लिंक भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीटेट पर्यावरण भोजन एवं स्वास्थ्य के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। भोजन एवं स्वास्थ्य स्वच्छता का चैप्टर रहेगा, इसमें भोजन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन हो जाता है? तो ये दोस्तों आपके केरल राज्य का प्रिय भोजन हो जाता है। नारियल डली हुई किसी करी के साथ उबला हुआ टपियोका, तो टपियोका कहाँ का फेमस जो है आपका भोजन हो जाता है? वो हो जाता है आपका केरल का। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब आयरन की भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तो आयरन किस में भरपूर मात्रा में होता है? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाना खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो यह मरीज दोस्तों कुछ दवाइयाँ लिखता है जिस पर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां का जिक्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं किससे जिक्र होगा? एनीमिया की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं एनियम एनीमिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका लक्षण होता है सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना और थकान होना। ये सबसे ज़्यादा लक्षण उससे पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? अगर आपके बॉडी में कहीं पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो कौन सी बीमारी होती? देखिए, मानव में इकट्ठा नहीं होता। हम जहाँ पे रह रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ जो आसपास का इलाका है, जैसे बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा होता है या कहीं अदर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बीमारियाँ होती है वह मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया जल जनित रोग होती है, जल जनित बीमारी होती है। रुके या इकट्ठे पानी में क्या होता है, मच्छरों के लिए एक अनुकूलन स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और मच्छरों के काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होता है। और निमोनिया जो है आपका डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। और पोलियो विषाणु जनित एक चेचक भी विषाणु जनित है। पोलियो और चेचक ये दोनों विषाणु जनित रोग हो जाते हैं। तो चारों ऑप्शन को हमने चर्चा कर लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये सीटेट 2 बार पूछा गया है, 2016 में, 2015 में और 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं मच्छरों द्वारा फैलने वाला इनमें समुच्चय में बताना है, वह आपका समुच्चय हो जाता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम थी? देखिए, एनसीएफ से अगर प्रश्न ऐसा हो नहीं सकता, सीटेट पर्यावरण ईवीएस में, पर्यावरण में एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो हो जाएगा दोस्तों भोजन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो सभी लोग जानते हैं आंवला, पालक, गुड़, इनमें लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन पूछा जाए। और लौह जो लवण होता है यह रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता कहा जाता है या एनीमिया कहा जाता है, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं होगा? तो खाद्य संरक्षण के लिए देखिए आलू चिप्स होगा, सेब जैम होगा, कच्चा आम और अचार हो सकता है। इस संरक्षण मतलब काफ़ी दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन दूध और पनीर को काफ़ी दिनों तक नहीं रखा जा सकता। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो दिया गया है आलू चिप्स को, सेब जैम को, कच्चा आम अचार को, यहाँ तो सालों सालों चलता है, 6 महीने तो रखा ही जा सकता है। तो किस जोड़ा को हम खाद्य संरक्षण के लिए ठीक नहीं है? दूध और पनीर आपका नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानना है जिनके भीतर बीज होते हैं। जैसे दिया गया है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इनमें दिए गए। इनमें किन किन में बीज होता है? तो पहली बात तो टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में भी होता है, करेला में भी होता है और खीरा में होता है। इस ग्रुप को देखिए किस ग्रुप में दिया गया है, तो देखेंगे सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ये ग्रुप जो है सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई वह सब्जी है जिनके भीतर बीज होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए आम पसंद कर रही, आपका हो जाएगा अचार और आम पापड़, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके और ढंग दिए गए हैं। इसके लिए होगा सेंक कर, तलकर और भूनकर। पहले सेंक कर, इसके बाद तलकर, इसके बाद भूनकर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। दोस्तों, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? समोसे और कटलेट और लौह तत्व की कमी, मतलब मोटापा और एनीमिया। लौह तत्व की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। और समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाने से मोटापा होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि जो कम तापमान होता है वहाँ पे रोगाणु क्या होते हैं, फिर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तापमान के कारण ही रोगाणु सक्रिय होते हैं, जहाँ कम तापमान होगा वहाँ रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। देखिए, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऐसे पदार्थ जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है वह हमारे विटामिन जो होते हैं, ये सत्व भोजन के अवयव हमारे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य को किस लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो? भरपूर मात्रा में क्या होना चाहिए भारोत्तोलक जो मांसपेशी और बॉडी बनाने में? प्रोटीन। आप देखते होंगे जो भी जिम जाते हैं प्रोटीन शेक लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की मात्रा जो आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ऐसे आहारों का सेवन करें जहाँ से प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्राप्त होता हो। साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? तो सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा सोयाबीन, चना, मक्का। सोयाबीन में दोस्तों 42 से 44% जो है प्रोटीन की मात्रा होती है, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है। अगला प्रश्न है,
क्वाशकोर नामक रोग किस कमी से होता है? तो सभी लोग जानते हैं प्रोटीन की कमी से क्वाशकोरकर नामक रोग होता है। इसमें हड्डियां पतली आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं एकदम से। अगला, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आजकल मार्केट में चावल हो, दाल में ऐसी पीली दिखती है कि बिल्कुल जैसे चमक रहती है, चावल में भी बिल्कुल चमक रहती है। तो चावल एक पॉलिश की जाती है और वो पॉलिश करने से चावल में जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो होता है थायमीन। चावल जो थायमीन विटामिन होता है वह चावल में पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। और थायमीन विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है या थायमीन नष्ट हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं सोयाबीन, हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से सभी लोग बताइए रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर दिया जाए तो वो होता है मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, मक्खन। ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। और रतौंधी नामक जिसको बीमारी हो जाती है उसको रात में दिखाई देना कम हो जाता है या रात में दिखाई ही नहीं देता है। दोस्तों, किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहना नहीं रुकता है? अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपका घाव जो है नहीं बने, मतलब घाव में जो रक्तस्राव होता है वो बंद नहीं होता है। ठीक है, रक्ताल्पता आप सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। यानी और विटामिन के का प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, हरी सब्जियां होती हैं। और इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है, अधिक रुधिर स्त्राव होने लगता है जिससे जान का खतरा भी होता है, खून में कमी की शिकायत आ जाती है। दोस्तों, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, मान लीजिए आप ही अध्यापक अध्यापिका हैं और आप ही बच्चों को जो है आलू, चिप्स, ब्रेड, शक्कर उदाहरण सहारा लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? तो आप जो है इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। अगले प्रश्न की बात करेंगे। समस्त C-टेट के साथ साथ समस्त TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का भी कंबाइन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, आपका एक एक जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। EVS में 30 में 30 लाना है तो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। दोस्तों, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसके किस तकनीक का अपनाना होगा? यानी मुरब्बा बनाना जो है किस योजना से बनता है? तो वह परिरक्षण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? परिरक्षण के द्वारा। इस विधि में क्या होता है? परिरक्षण में तेल, नमक प्रयोग से मुरब्बा आचार को संरक्षित किया जाता है और रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को ही अपनाने की जरूरत होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं होता? देखिए, पनीर, दालें, मांस, इनमें प्रोटीन अधिक में होता है लेकिन शुद्ध घी में प्रोटीन नहीं होता, या कह सकते हैं घी में प्रोटीन की मात्रा शून्य होती है। दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35% होती है, मांस में 8 से 20% होती है, चीज़ या पनीर में लगभग 9% होती है, लेकिन सोयाबीन में 42 से लेकर 44% तक होती है। ये भी आपको ध्यान देना। अब देखिए, ऑप्शन दिए गए, इनको सुमेलित करना है। कटा घाव है तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे? सामान्य ज्वर होगा तो क्या करेंगे? आँख में सूजन आएगा तो क्या करेंगे? दांत में दर्द होगा तो किसका यूज करेंगे? और आपके नीचे ऑप्शन दिए गए। देखिए, कटे घाव के लिए हल्दी का चूर्ण होता है, सामान्य ज्वर के लिए मेथी का बीज का प्रयोग किया जाता है, और आँख में अगर सूजन आ जाता है तो ताजे धनिया के बीजों का प्रयोग होता है, और दांत में दर्द आता है तो हींग का चूर्ण का प्रयोग होता है। यानी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कटे घाव के लिए हल्दी का चूर्ण, सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय पीजिए,
आँख की सूजन के लिए तेजी धनियों के बीजों का, और दांत के दर्द के लिए हींग का चूर्ण। अगला प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, प्लेग, आपने नाम सुना होगा। ये प्लेग क्या होता है दोस्तों? प्लेग एक जीवाणुजनित बीमारी होती है। क्या होता है? प्लेग जीवाणुजनित एक बीमारी होती है। इससे क्या होता है? मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नामक ब्लैक डेथ है, टाउन पोस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है और कभी कभी निमोनिया का रूप जो है यह धारण कर लेता है। दोस्तों, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? तो ज्वर नियंत्रण के लिए सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल, दर्द के लिए ब्रूफेन, लिव 52 लीवर के लिए होता है। ठीक है, ज्वर नियंत्रण के लिए पैरासीटामोल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ जो है अस्थियों के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम सभी लोग जानते हैं, विटामिन डी या अस्थि या हड्डियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और दांतों के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है, और उसके दांत में मसूड़ों में खून आने लगता है, जख्म घाव नहीं भरता है जल्दी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और यह ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, वायरस संक्रमण होने वाला रोग कौन सा होगा? जी हाँ, वायरस संक्रमण होने वाला रोग जो होता है वह कहलाता है जुखाम। ठीक है, और जबकि आपका जो टाइफाइड, मलेरिया, कॉलेरा ये जल जनित रोग कहला जाते हैं। कौन से? जल जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो जो समुद्री शैवाल होता है वह आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है और स्रोत होता है। अगला, पोलियो का कारण क्या होता है? तो पोलियो जो है आपका एक विषाणु होता है। पोलियो का कारण विषाणु होते हैं। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को यह क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे क्या होता है? मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाने थी। अगला, जल जनित रोग इनमें से कौन सा होगा? तो सभी लोग जानते हैं अतिसार। जी हाँ दोस्तों, जल जनित बीमारियाँ जल में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, अमीबा के कारण ये होते हैं, और अतिसार रोग जो है जल जनित है। बाकी जो दी गई है ऑप्शंस, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर, ये विषाणु या वायरस द्वारा, रक्ताल्पता लोहे की कमी से होता है, और छोटी माता और मस्तिष्क ज्वर यह विषाणु द्वारा होते हैं। लेकिन अतिसार जो है यह जल जनित बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, और वह होता है कैंसर, वो भी ज़्यादातर फेफड़ों का। क्योंकि देखिए, अगर धुआं वाला धूम्रपान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फेफड़ा से होकर जाता है। तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो भी फेफड़ा से होकर जाता है, तो कहीं ना कहीं फेफड़ा क्षतिग्रस्त होता ही होता है धूम्रपान से। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग हम बता ही चुके हैं, प्लेग नामक रोग है जो चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। प्लेग के वायरस को क्या कहा जाता है? पिस्सू कहा जाता है, और पिस्सू जो होता है वह परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहता है। और प्लेग से क्या होता है? शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं इसमें प्रभावित होती हैं। अगला, रोनाल्ड रास का संबंध किससे हो जाता है? तो रोनाल्ड रास का संबंध आपके मलेरिया से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे। इन्होंने 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जो इस परजीवी के मनुष्य को शरीर को छोड़ता है। इसमें रोगी को क्या होता है? सर्दी, सिरदर्द से बार बार बुखार आता रहता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि का प्रयोग करके मलेरिया का उपचार किया जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन जो है संक्रामक रोग नहीं? हम सभी लोग जानते हैं डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, ये तीनों जो है संक्रामक रोग कहला जाते हैं। लेकिन जो आपका टिटनेस दिया गया है, टिटनेस रोग ये के अंतर्गत नहीं आता है। टिटनेस जो है आपका ये कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकीय प्रभावित होती है। टिटनेस का अन्य नाम क्या है? टिटनेस का अन्य नाम है धनुष्टंकार एवं लागजा भी आपका इसका अन्य नाम है। दोस्तों, डेंगू रोग वाहक है, तो डेंगू रोग वाहक कौन सा हो जाता है? एडीज मच्छर हो जाता है। क्यों हो जाएगा? एडीज मच्छर।
अगला, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? तो छोटी माता और रेबीज रोग का कारण होता है वायरस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायरस हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन भी होता है, इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है? हम भोजन तो करते हैं, भोजन पाचन भी होता है, लेकिन जो ये पाचित भोजन होता है इसके जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत की दीवारों पर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तलछेद को यह बढ़ा देता है। तो वह दीर्घ रोम ही है जो तलछेद को बढ़ा देता है। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए, क्विनीन जो एक मलेरिया के औषधि या सिंकोना नामक पौधे से या छाल से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। चावल वनस्पति तेल का अच्छा है, तो चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, यह आपका कथन गलत दिया गया है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी सही बात है। तो कौन सा आपका गलत दिया गया है? तो बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी ए सी डी तीनों ऑप्शन सही दिए गए। अगला जो प्रश्न है कि दूध का पाश्वीकरण कैसे किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दूध का पाश्वीकरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, और दूध का जो पाश्वीकरण है 71.5 डिग्री पर 15 सेकंड गर्म करते हैं, फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो है दूध का पाश्वीकरण किया जाता है। और दूध के पाश्वीकरण करने से क्या होता है? जो दूध में उपस्थित जीवाणु और बीजाणु होते हैं वह क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? सभी लोग जानते हैं जो टाइफाइड बीमारी होती है ये दूषित जल पीने से आपकी फैलती है। कौन सी? टाइफाइड। और इससे क्या होता है? आंत ज्वर यानी आंत का बुखार भी इसे कहा जाता है टाइफाइड को। यह रोग सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। अगला, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो तंबाकू की आदत किसकी होती है? निकोटीन। निकोटीन नामक उसमें पाया जाता है जिसके कारण तंबाकू की आदत हो जाती है। अगला, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य होता है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है संपूर्ण उन्मूलन करना पोलियो का। 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया है? 24 फरवरी 2012 को किया गया है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था 2012 को। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? देखिए, स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया, ये आपके अलग है, लेकिन रेबीज रोग आपका इनसे अधिक हो जाता है। क्योंकि स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी ये विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जबकि रेबीज जो रोग है केवल कुत्ते के काटने से ही होता है। ठीक है, तो वो विटामिन की कमी से है और ये कुत्ते के काटने से, इसलिए आपका रेबीज एक डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? और वह दोस्तों राज्य है केरल। जी हाँ दोस्तों, भारत में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है। कौन कौन से हैं? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल, ध्यान दीजिए। तो आज के चैप्टर में हमने भोजन और स्वास्थ्य का चैप्टर रखा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और अपने शिक्षक भर्ती TT फैमिली को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि लेटेस्ट अपडेट फ्री ऑफ क्लासेज आपको मिलती रहें। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, फ्री में नोट्स और PDF फाइल प्राप्त कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद साथियों।